हाई बीपी या हाइपरटेंशन बहुत कॉमन होता जा रहा है आजकल लोगों में बहुत, और इंडिया में इसका रेट बहुत ज़्यादा एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपकी एज ले लीजिए 35 प्लस स्टार्ट हो जाता है। इस एज में आपका ये लेकर 20 से लेकर 50 तक जो देखा गया है वो मेल्स में ज़्यादा है, मेंस में ज़्यादा है, पर 50 के बाद ऑलमोस्ट फीमेल्स में ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अब उनका मेनोपॉज आ जाता है उसके बाद। और जो जनरली रूटीन है ना ब्लड प्रेशर का हमारी बॉडी में, वो सुबह का टाइम कम होगा, ऑल अराउंड द आवर 24 आवर्स उसमें कम होगा। जो हमारा सुबह का टाइम होगा वो कम होगा, और आपका जो वो है दोपहर में होगा वो ज़्यादा होगा। नून के टाइम बीपी हमारा ज़्यादा होता है। अब मैंने कम और ज़्यादा बोल दिया, तो नॉर्मल वैल्यू क्या है? नॉर्मल वैल्यू आती है हमारी, आपने वो फुस लगाता होगा, देखा होगा, तो उसमें वो करता है 120 और 80, ये नॉर्मल वैल्यूज़ बोली जाती हैं। अब 120 और 80 क्या है? 120 वो है जब दिल पंप करेगा ब्लड, तो जो प्रेशर बनेगा वो 120 के अंदर होना चाहिए। 80 वाला जो हम बोलते हैं ना, वो ये होता है जब धक धक आवाज़ आती है, वो है आपका जब सिस्टोलिक है, जब दिल वो पंप कर रहा है ब्लड। जब एक बार रिलैक्स हो जाता है, मतलब उस टाइम पर हार्ट पंप नहीं कर रहा, वो है डायस्टोलिक जो है 80 वाला। तो डायस्टोलिक होना चाहिए 80 से कम, और सिस्टोलिक होना चाहिए 120 से कम। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें हाई बीपी नहीं होता, पर हमें कम बीपी हो जाता है। तो उसका भी एक रीज़न है, जो से जैसे अब आप देखते हैं ना, अगर हम बचपन से कहता हूँ 15-16 साल से उम्र से हमारे किसी का बीपी ट्रैक करे, अगर वो हाइपोटेंशन में रहा है, मतलब हाइपोटेंशन मतलब उसका बीपी नॉर्मल से कम की तरफ रहा है, तो ऑल ओवर द लाइफ आगे एज तक कम ही रहेगा। ये नहीं है कि पहले कम रहता था अब एकदम बढ़ गया। या किसी का अगर ज़्यादा है, बचपन से ही ज़्यादा है, तो वो बचपन और बढ़ेगा और ऊपर ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा। नॉर्मल वाला थोड़ा नॉर्मल ऊपर नीचे थोड़ा फ्लक्चुएशन मार देता है, वो इतना नॉर्मल होता है। अब हम बताते हैं इसके क्या नाम, वजह क्यों हो सकता है बीपी, या क्यों होता है बीपी। पर क्यों होता है बीपी से पहले आपने बहुत लोग जाते हैं बीपी चेक कराते हैं, कई बार गलत रीडिंग्स आती है। गलत रीडिंग्स की वजह, कभी भी जब भी आप बीपी चेक करवाने जाओ या घर पे चेक करो, कुछ काम कभी नहीं करने। पहला काम, कम से कम अगर आपको देखना है हाइपरटेंसिव पेशेंट हो या जो भी हो, आपको अपने बीपी रेगुलर चेक करना है, तो तीन कुछ टाइम 20-20 मिनट का ले लो। क्या 20-20 मिनट में 3 बीपी की रीडिंग्स लो, 3 मिनिमम, और उसका एवरेज निकालो। ठीक है, जो एवरेज होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा बेटर होगी। आप अकेले के ले लो, क्योंकि कई बार लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि बीपी नाप रहा हूँ, अपना आप हाई हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक काम और दूसरा काम, कॉफ़ी और टी या चाय, जो कोई भी कैफीन, जिसमें कैफीन हो, कोल्ड ड्रिंक हो, ये सब नहीं पीनी है आधे घंटे कम से कम। जो कैफीन है वो आपका हार्ट रेट, हार्ट बीपी बढ़ा ही देगा, उसका कोई मतलब नहीं, वो फॉल्स रिजल्ट आएगा। दूसरा है, अगर आप स्मोक करते हो या तंबाकू गुटखा वगैरह खाते हो, वो नहीं करना। बीड़ी वगैरह नहीं पीनी है, कम से कम आधा घंटे तक नहीं पीनी है। क्यों? उससे भी आपको महसूस करना, कभी अगर नहीं किया आज तक, महसूस करना जब खा रहे हो आपका हार्ट रेट तेज होगा। अगर कोई धड़क तेज रही है तो पंप ज़्यादा करेगी, तो ब्लड प्रेशर अपना आप हाई आएगा, उससे वो भी फॉल्स हाई हो जाएगा कि हाई तो है पर सही नहीं है, तो फॉल्स हाई हो जाएगा। अब आपने फिजिकल एक्सरसाइज कर भाग का आए कहीं से, आप ऐसा हॉस्पिटल गए कहीं पर, थोड़े पार्किंग एक दो ऊपर नीचे लेवल थी, तो आप सीढ़ियों से आए, तो आपने जाते बीपी नवाया, तो वो हाई आएगा। तो थोड़ा रेस्ट करो, आधा घंटा 20 मिनट रेस्ट करो, नॉर्मल लो, उसके बाद बीपी नवाओ, क्योंकि वरना फिर फॉल्स आएगा, कोई मतलब नहीं है। अब मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि बीपी हाइपरटेंशन मतलब क्या है, मतलब मैनेज क्यों करना है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। नहीं करते क्या फ़र्क पड़ना है, वो क्यों करना है वो बताता हूँ मैं। क्यों करना है, अगर हम देखते हैं बीपी का ऐसा कोई सिम्टम नहीं आता, किसको नहीं पता चलता क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे जब मेरा हाई बीपी रहता है बहुत गुस्सा आता है, हाइपर रहता हूँ मैं, या कोई कहेंगे सिर में दर्द है। नहीं, मतलब जनरलाइज हो सकता है, पर ऐसा कोई वो नहीं है कि आपके वाला गुस्सा आ रहा है तो आप बीपी पे इल्ज़ाम गिर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। या आपका हेडेक हो रहा था, आप बीपी पे इल्ज़ाम गिर देंगे। अब बीपी के सिम्टम, जो हाई बीपी के सिम्टम्स होंगे, वो पता किस वजह से आएंगे, जब आपकी बॉडी में वो दिक्कत करना शुरू करेगा। काफ़ी टाइम से अब उसने दिक्कत करनी शुरू कर दी, तो अब आएगा सिम्टम्स। अब हम कैसे सिम्टम्स आते हैं, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नीचे जाएंगे। ब्रेन में आर्टरीज होती है, पतली पतली आर्टरीज, मतलब जो आर्टरी से छोटी वाली होती है ना, वो आर्टीरियोल्स होती हैं। ठीक है, तो उनमें इतना हाई बीपी का ब्लड, कोई छोटा सा पाइप है, पतला पाइप है, आप उसमें पानी दबा के पानी भरो, हाई प्रेशर फट जाएगा, एक बात पर लिमिट पर फट जाएगा, तो हमारे दिमाग में हेमरेज हो सकता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं जैसे स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाता है कि भाई नस फट गई दिमाग में, वो हाई बीपी के ही कारण होता है कि आपकी नस फट गई पट से नहीं। अब हम आते हैं आँखों पे, आँख इतनी सेंसिटिव है ना, बीपी ऊपर नीचे पे ही फ़र्क पड़ता है। अब मैं बताता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा बीपी है तो ब्लड बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश करेगा। हमें आई सेंसिटिव है तो वो कोशिश क्या करेगी कि वो आर्टरीज को कि कम आए, तो वो दबाएगी। जैसे आर्टरीज इतना बड़ा है, बहुत आ रहा है, तो वो दबाएगी कि पतली हो जाए, पतली हो जाए, पतली हो जाए। उसने बीपी कंट्रोल कर लिया, पर दूसरी दिक्कत क्या होगी, ब्लड फ्लो भी तो कम हुआ ना, ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हुई,
तो वहाँ पे इस्चीमिया वगैरह हो जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन होना शुरू हो जाएगा कि जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई बीपी से जा रहे हैं, निकल नहीं पा रहा होगा। वेन्स भी कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं कि बीपी रुके 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 रुके, कहीं तो रुके ना। एडिमा होना शुरू हो जाए, ये आँख में जहाँ वो कहते हैं ना कि जहाँ फोटो बनता है, आँख के अंदर फोटो बनता है रेटिना, वहाँ पे एडिमा होना शुरू हो जाएगा, पेपिलर एडिमा जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे आते हैं थोड़ा दिल पे आते हैं। कोई चीज़ हमारा हाइपर जो टेंशन होता है जिसे हम हाई बीपी कहते हैं, तो हमने भी कहा ना आज ये नसें होती है छोटी हो जाती हैं। अब छोटी हो गई, खून तो उतना ही है ना शरीर में, तो अब क्या किस पे जोर पड़ेगा? अब पड़ेगा दिल पे, हमारा पंप। जैसे हम कहते हैं ना कि इतना बड़ा पंप है तो उसके लिए इतना इंच का पाइप चाहिए, वही वाली बात है। अब पंप हमारा हार्ट, ये ज़्यादा प्रेशर से लगाएगा, ज़्यादा प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कि आप देखें जो मसल ज़्यादा यूज होगी वो अपने आप मोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी से कहता हूँ हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो इसमें हाइपरट्रॉफी होगी। अब हाइपरट्रॉफी के साथ ये दिक्कत है, हाइपरट्रॉफी में दिक्कत हुई, पर दिल के साथ ये दिक्कत है, दिल में जो दिल को खुद अपना दुनिया को खून दे रहा है, मतलब शरीर को खून दे रहा है, पर खुद को खून तब मिलता है जब ये रेस्ट करता है। एक आते हैं ना धक धक, फिर बीच में गैप रहता है, फिर धक धक, जो गैप वाला पीरियड है ना उसमें दिल में जाता है खून। ठीक है, पर अगर हमारा हाइपरट्रॉफी हो गया दिल, हाइपरट्रॉफी कैसे जाएगा दिल में? मसल्स ज़्यादा बड़ी होगी तो वे छोटी हो जाएंगी, तो उसमें खून कम जाएगा। खून कम जाएगा तो क्या होगा? कोई भी मसल्स हैं या कोई भी टिश्यू खून नहीं जा रहा तो मरेगी ना, ऑक्सीजन की कमी से, तो इश्चेमिक अटैक होंगे। ये दिक्कत होगी दिल में। अभी और दिल का साइज बड़ा हो जाएगा, जो मेनली बड़ा होता है, जो 4 हिस्से हैं हमारे दिल में, राइट अपर, लेफ्ट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट लोअर। तो हमारा लेफ्ट लोअर वाला जो है, जिसके हमें धड़कन मेनली हम कहते हैं लेफ्ट साइड है, उसकी ही धड़कन सुनाई देती है, वो बड़ा हो जाएगा, वो हिस्सा बड़ा हो जाएगा, तो बाकी दिल पे जोर डालेगा। अब हम आते हैं नीचे, थोड़ा सा नीचे आते हैं। ठीक है, तो किडनी रही। अब किडनी बहुत सेंसिटिव है ब्लड को लेकर, किडनी का मेन काम है उसका फिल्टर करना। भाई पर्टिकुलर अमाउंट है कि इतना ही मैं फिल्टर करूँगी पर मिनट, इतना ही करूँगी, तुम इससे ज़्यादा भेजो कम भेजो, मुझे इतना ही चाहिए, मैं इतना ही करूँगी। अब हार्ट कर रहा है, खूब दबा के भेज रहा है, खूब दबा के भेज रहा है, तो वो क्या करेगी, वो उसे तो लग रहा है ना बहुत ज़्यादा खून आ रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कम कर, नसें, मैंने बताया ना नसें कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं अपने आप को कि फिर ब्लड फ्लो कम हो, ब्लड प्रेशर कम हो। इस चक्कर में जो हमें फिल्ट्रेट कर रही थी, हमारी बॉडी फिल्टर कर रही थी, वो कम हो जाएगा। अब फिल्टर कम होगा तो किडनी का मेन फिल्टर करती क्यों, जिससे बॉडी हेल्थ रहे, वेस्ट रिमूवल होता रहे। इस चक्कर में ओवर द टाइम ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि पट हो जाएंगी। अगर आप ओवर द टाइम 10 साल, कुछ किस्मत खराब रही, 5 साल किस्मत अच्छी है, ज़िंदगी आर पार हो जाएगी, तो 5-10 साल लेगा, उसके बाद आपको इन चीज़ों के सिम्टम्स, दिक्कतें डेवलप होना शुरू होगी। तो इस वजह से कहा जाता है कि बीपी को आप ऐसा मत कीजिए कि सही हो जाएगा, कुछ नहीं होता, डॉक्टर की पैसा बनाने की दवाई है। आप मैनेज करो, आपको जो से लगता हो मैनेज करो, पर उसकी मॉनिटरिंग हमेशा करते रहो। आप योगा कर रहे हो, आप एक्सरसाइज करो, मैनेज करो। अब मैं बताता हूँ आपको कॉज की वजह क्या है। ये तो मैंने बता दिया कि नुकसान क्या है, कि वजह क्या है, मेनली होता क्यों है, वजह, मेन वजह क्या है। मेन वजह कुछ नहीं, किस्मत खराब है। पहली बात तो सबसे बड़ी चीज़ तो किस्मत ही खराब है, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम क्या करोगे, तुम्हें कुछ मिल गया है तो तुम मैनेज करोगे। अब तो किस्मत खराब है, क्या ही करो। दूसरा, अगर आपके मम्मी पापा, जीन्स, दादा दादी, नाना नानी, किसको हाइपरटेंशन रहा है फैमिली में, तो आपको आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, ये तो आता है जीन्स है भाई। अगर धन दौलत ले रहे हो खानदान की, तो ये भी लेना ही पड़ेगा, जीन्स है। अब तीसरा आता है हमारी किडनी। अगर हमारी क्रॉनिक किडनी डिजीज मतलब बहुत टाइम से धीरे धीरे किडनी खराब हो रही है। मैंने भी क्या कहा था, किडनी का काम उसे फिल्टर करना है, ठीक है, ब्लड को, पर उसे पर्टिकुलर अमाउंट करना है। पर अब ज़्यादा किडनी खराब हमारी हो गई है, तो उसको इतना फिल्टर कर ही नहीं पा रही। हमारी किडनी को क्या लगेगा, भाई ऊपर से खून कम आ रहा है, तो क्या करना है कि प्रेशर बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ। तो किडनी से रेनिन रिलीज होता है, वो एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करता है, उसकी वजह से बीपी पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, एंजियोटेंसिन से तो उसका GFR बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, में ना रेनिन रिलीज होगा किडनी से हमारी, उसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ेगा। कब, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, मतलब कोई भी जिसमें भी हमारा फिल्ट्रेशन में दिक्कत आएगी किडनी में, उससे बीपी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब ये तो होगा वैसे वाले नॉर्मल जो वैसे। अब आता है हार्मोनल पे, जिन्हें मैनेज करना भी दिक्कत देता है, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में, जिसमें हाइपरथायरॉयड हार्मोन होता है ना, ज़्यादा रिलीज हो रहा है, इस वजह से कि ज़्यादा थायरॉयड रिलीज होगा तो ज़्यादा भी हार्ट रेट बढ़ेगा, ज़्यादा बीपी बढ़ेगा। दूसरा आता है फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है ना, उसका ट्यूमर है, तो ज़्यादा एड्रिनल हार्मोन्स रिलीज करेगा, उसकी वजह से हाई बीपी रहेगा, आपको फ्लशिंग होगी, चेहरा लाल हो जाएगा, पसीना छूटेगा, स्वेटिंग हो जाएगी। यह हाइपरथायरॉयडिज्म इसमें दोनों में फ्लशिंग हो जाएगी, पसीना आएगा, बहुत ज़्यादा शरीर थोड़ा नॉर्मल, गर्मी लगेगी, आपको गर्मी लगेगी, मेन चीज़ है ये। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब, ये सब तो होकर आपका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट पे आते हैं, ये तो हो गया कि हमने बता दिया दिक्कत क्या है, क्यों हो रहा है, क्यों मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं।
तो अभी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जो अभी आप कभी भी डॉक्टर दवाई दे, 2 टाइम पे देगा, 2 टाइम पे ही लेनी होती है। या तो सुबह के टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम के पहले, या बेड टाइम सोते वक्त, 2 ही टाइम आपको मेडिकेशन लेनी होती है बीपी की। अब हम आते हैं, चलिए अब आप डायग्नोस्ड हो गए, आपको हाइपरटेंशन है। तो कितना हाइपरटेंशन है ये डिपेंड करेगा, कितना ही हाइपरटेंशन है। ठीक है, अभी हम जाते हैं, आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है, तो ये जरूरी नहीं कि टैबलेट खाओ, दवाई खाओ, जरूरी नहीं है। आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या आएगा, थोड़ी सॉल्ट है, नमक कम खाइए, चिकनाई है वो कम खाइए, थोड़ा अगर वेट आपको लगता है आपको ज़्यादा है, BMI निकाल लीजिए, ऑनलाइन निकल जाता है, ऑनलाइन डालो BMI कैलकुलेटर, पट वो सब कुछ पूछेगा, वेट हाइट ये डालना होगा, अपना आप निकाल के बता देगा, सब कुछ बता देगा आपका वेट, और वेट ज़्यादा है आपके हाइट के हिसाब से नहीं है तो उस आप अपना BMI कैलकुलेट करिए, और आपका ज़्यादा आता है तो वेट कम करिए। ठीक है, और अल्कोहल अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हैं तो वो भी कम करिए। कुछ लोग कहते हैं कि अल्कोहल पीने से हमारा वो कम हो जाता है BP, 30-40 ml 1-2 दिन में पी ली, उससे मुश्किल से 2-3 mm, जो 120-80 बात करते हैं ना, 2-3 मुश्किल से कम होगा। आदमी स्टार्ट करेगा 340 से, मज़ा आ रहा है भाई, हाँ BP कम हो रहा है, जाते जाते वो 300 पहुँच जाएगी, फिर कि एक पूरा खंबा गायब हो रहा है, उसके बाद घर पे जाकर जूते पड़ेंगे, फिर हाई BP, क्या फ़ायदा। तो अल्कोहल से दूर रहिए, कोई मतलब नहीं बनता उस चीज़ का। अभी हम आते हैं फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी करिए। अब फिजिकल एक्टिविटी से फ़ायदे बताता हूँ। फिजिकल एक्टिविटी से आपका टेंशन थोड़ी रिलीज होती है, बॉडी रिलैक्स होती है, दिमाग फ्री होता है, तो इस वजह से BP अपना आप थोड़ा कम हो जाता है। हेल्थ सर्कुलेशन बढ़ेगा, हार्ट का हेल्थ अच्छी रहती है, इसलिए कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी। पर अभी भी नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा, कंट्रोल से हो चुका है, बाहर की इन चीज़ों से मैनेज नहीं हो रहा, अब हम क्या करें। तब आपको करना है ये दवाई। अब दवाई का एज है, दवाई जो 55 से कम वाले लोग हैं उनकी दवाई का कि आपको पहले कौन सी दी जाएगी, नहीं वो नहीं काम करे तो दूसरी कौन सी दी जाएगी, वो अलग है कि 55 से ऊपर वाले। तो ये होता है ना कि तो आज मेरी दवाई कि पिताजी की दवाई खत्म हुई तो आज बेटा खा लेगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है कि मिक्स नहीं करनी है दवाई, कि उस ड्रग का वो किस तरीके से काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलते हैं, आप नेट पर सर्च कर लीजिए उस चीज़, उस दवाई ड्रग का नाम डालो, पता चल जाएगा कैसे काम करती है। वो कैसे काम करती हैं डिफरेंट हैं जो आपके पिताजी ले रहे हैं उससे, तो मिक्स ना करो तो बेस्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो 55 से कम है उन्हें कौन सी दवाई दी जाएगी। सबसे पहले जो प्रेफर्ड दवाई है वो ACE इनहिबिटर है, ये कैटेगरी ऑफ ड्रग। ACE इनहिबिटर का कोई भी ड्रग दिया जाएगा, किसी में ACE इनहिबिटर में दिक्कत करता है, सूजन वगैरह आ जाती है चेहरे पर, तो उसमें हम देते हैं ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, अब इससे भी कंट्रोल नहीं हुआ तो हम इसके साथ और ऐड कर देंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम ये ACE इनहिबिटर, ठीक है, आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ एक और दवाई देंगे थायजाइड्स। थायजाइड्स के अपने साइड इफेक्ट हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आपकी किसी की एज है 55 से ज़्यादा, तो हमारा सबसे उसमें 55 से कम वाला क्या था, ACE इनहिबिटर था ना। ठीक है, और दूसरा क्या था, अगर ACE इनहिबिटर काम नहीं कर रहा था, ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, पर अब हम आते हैं 55 से ज़्यादा वाले पे, तो सबसे पहले इसमें देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। 55 से ऊपर वाले में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दूसरे नंबर पर रख रहे थे, इसमें पहले नंबर पर रख रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पर क्या रखेंगे, चलो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ने काम नहीं करा तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और ACE इनहिबिटर ऐड कर देंगे, फिर भी काम नहीं करा तो फिर तीन ऐड कर दो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ACE इनहिबिटर, थायजाइड्स ऐड कर दो। अब मैं बता रहा था आपको कि थायजाइड्स का अपने क्या नुकसान है। थायजाइड्स वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग है, देख ही रहे हो आप, एनिमल यूज़ करें, एनिमल आप कब यूज़ करोगे, कोई भी वेपन एनिमल कब यूज़ होता है, ब्रह्मास्त्र भी कब निकलता है, जब बेकार हो रहा है, न्यूक्लियर वॉर कब होगी, जब आगे हो चुका है ना खत्म, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, सर छोड़ो खत्म करो। ठीक है, तो अब हम उसका नुकसान बताऊँ, थायजाइड्स के नुकसान क्या है। लिपिड प्रोफाइल जो होता है ना आपका, ट्राइग्लिसराइड, HDL कम करेगा, LDL वगैरह बढ़ा देता है ये, तो इससे एथेरोस्क्लेरोटिक मतलब जिनमें जो कहते हैं ना प्लाक जमा हो गई, गंदगी जमा हो गई, वो वही लिपिड्स वे इंक्रीज हो जाएंगे। ब्लड शुगर बढ़ा देता है। ठीक है, तो आपका यूरिक एसिड है ब्लड में, वो बढ़ा देगा, अगर आपको वो है कुछ यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो उसमें दिक्कत करेगा। तो एंड में ये कहना चाहूँगा, बेस्ट तरीका तो ये है, आप जितना हो सके दवाइयों से दूर हो, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उस पर ध्यान दो। कुछ लोग कहते हैं हम योगा करेंगे, हम दवाई नहीं खाने, और भले ही उनका भी ज़्यादा बढ़ चुका उसके बाद, अगर आपको लगता है आपका योगा से हो रहा है सही, आप योगा करो, बिल्कुल करो, पर दवाई लेते रहो। आपका योगा के साथ अगर सही होगा तो दवाई की डोज अपना आप कम हो जाएगी, और आपको जब जैसे डॉक्टर अपना आप कम कर देगा, आपका BP देखेगा, वो हर बार जितनी बार मेजरमेंट करेगा कि आपका कम आ रहा है नॉर्मल, तो अपना आप डोज कम करेगा। और ओवर द टाइम अगर आपका योगा कोई भी एक्सरसाइज आपका जो भी मानना है उससे कम होता है तब कम कर दो, डॉक्टर अपना आप खत्म कर देगा कि हाँ आपका BP नॉर्मल हो गया, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है। पर जब तक नहीं कम हो रहा
प्लीज़ मेडिकेशंस लो। और ये नहीं है मेडिकेशंस की कोई भी कहीं से भी उठा कर दे दी कि तो तू ले ले, मेडिकल वाले से जाके कह दी भैया वो दे दो मुझे। हर दवाई का अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये नहीं है कि इसको दिल की दिक्कत हो सकती है, कि इसको किडनी की दिक्कत हो सकती है, कि इसको लीवर की दिक्कत हो सकती है, कि इसके दिमाग में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कह रहा वैसे, कि वैसे आर्टरी वगैरह में कोई दिक्कत हो, आंख में दिक्कत हो। हर दवाई का अपना साइड इफेक्ट है। ये नहीं है कि ओवर द काउंटर का मतलब मेडिकल वाले पर भैया बीपी की दवाई दे दो, उसने भी डॉक्टर साहब बन के दवाई दे दी। ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। प्लीज़ दूर रहो, जाओ डॉक्टर पे दिखाओ, वो अपना आप दे देगा। कितनी डोज देगा सब कुछ, कि डोज क्या है, किस टाइम लेनी है, अगर मिस हो जाए, मान लो आप सुबह उठे नहीं ले पाए या आपको रात सोने से पहले ली तो क्या करें, सब पूछो। ठीक है, बताएगा वो सब बताएगा। और आपको कोई और डाउट्स हो या कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू।